बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज दोस्तों हम एक कोरोना वायरस की नई वेरिएंट के बारे में डिस्कस करते हैं और एक अच्छी खुशखबरी सुनाते हैं कि जिन लोगों ने साइनोवैक की वैक्सीन लगाई और अगर वो बूस्टर डोज लगवाते हैं, साइनोवैक की ही बूस्टर डोज लगवाते हैं, तो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत कितनी बढ़ जाती है। कोरोना जब से आया तकरीबन दूसरा साल जा रहा है, तो अपनी शक्ल तब्दील करता रहा और म्यूटेशन होती हैं, हज़ारों म्यूटेशनें होती हैं, लेकिन ऐसी म्यूटेशन जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है वो बहुत कम ही है। यानी वेरिएंट कंसर्न होता है कि वो कोई ना कोई ख़ास चीज़ होती है उसके अंदर, उस कंसर्न उस वेरिएंट के अंदर जो अपने पिछले आबाओ अजदाद से मुख्तलिफ होती है। चार पहले नाम आपको गिनवा दूं। पहले ही वुहान वायरस जो था, उसके बाद चार वेरिएंट आए नए। एक तो वेरिएंट को हमने कहा यूके वायरस था, जिसको अल्फ़ा वायरस कहा गया। इसके बाद साउथ अफ्रीका वायरस था, जिसको हमने बीटा वायरस कहा गया। और इसके बाद ब्राज़ीलियन वायरस आया, जिसको गैमा कहा गया। और इसके बाद इंडियन वायरस था, जिसका नाम डेल्टा वायरस कहा गया। डेल्टा वायरस वेरिएंट ऑफ कंसर्न इतना था कि इसने सबको रिप्लेस कर दिया। क्यों कहा जाता है कि इसका R0 अपने पहले आबाओ अजदाद वाले जो पहले वुहान वायरस था या पहले जो वेरिएंट्स था उनसे कई गुना ज़्यादा है। पहले वायरस से जो इसका पहला ओरिजिनल वायरस था, उससे 100 गुना ज़्यादा इसका फैलाव है। इसलिए इसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में ले लिया और पाकिस्तान में भी इसके बहुत सारे केसेस हैं। इसके बाद एक नया वेरिएंट जो पांचवा वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, WHO ने ये काम WHO के साइंटिस्ट करते हैं और WHO के पास डाटा इकट्ठा होता है, उसके साइंटिस्ट उसको एनालिसिस करते हैं और उनके फैलाव या उसके मोड ऑफ इन्फेक्शन या मोड ऑफ प्रेजेंटेशन अगर मुख्तलिफ होती है उनसे, तो उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहते हैं। तो इसलिए जो नया वायरस है उसका नाम है B1621 या उसका नाम म्यू कहा जाता है। ये ख़ास नाम जो है वो दिए जाते हैं, उसकी WHO उसके नाम दिए जाते हैं। ये भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, ये भी तेज़ी से फैलता है। इसका मोड ऑफ इन्फेक्शन भी मुख्तलिफ है और मोड ऑफ प्रेजेंटेशन भी मुख्तलिफ है। जैसे शुरू में आप कहते थे ना, लंग्स के अंदर एक इन्फेक्शन होती है, सांस डूबता है, और वो फिर वायरस ने तब्दीली की तो वो क्या हुआ कि डायरिया के साथ आना शुरू हो गया। फिर वायरस ने तब्दीली की। अब जो डेल्टा वायरस है ये बाकी साइन सिम्टम के साथ आता है और लंग्स को आखिर में जाके मुतासर करता है। इस तरह म्यू वायरस भी आया है जो B1621 है, इसके भी मोड ऑफ इन्फेक्शन में तब्दीली आई है। तो ये लेकिन कोलंबिया में आया और साउथ अफ्रीकियन में आया, तो बाकी दुनिया के अंदर ये कम हो रहा है। और डेल्टा वायरस को देखें तो पूरी दुनिया में फैल रहा है और पाकिस्तान में भी फैल रहा है। लेकिन ये देखा गया कि इसका डेल्टा वायरस अगर पूरी दुनिया में फैल रहा है, अगर न्यू वायरस भी है या कोई और वेरिएंट भी है, उनके फैलने के बावजूद मोर्टेलिटी रेट कम हो रहा है। उसकी वजह वैक्सीनेशन है। पाकिस्तान में भी साइनोवैक वैक्सीन शुरू हुई, साइनोफार्म या साइनोवैक शुरू हुई। ये अटेनुएटेड वायरस है, यानी वायरस को मुर्दा कर दिया जाता है, वो ओरिजिनल वायरस को अटेनुएट कर दिया जाता है, उसकी इन्फेक्शन की कैपेसिटी को कम किया जाता है, लेकिन उनकी एंटीजेनेसिटी मौजूद रहती है कि वो उसके खिलाफ स्पाइक प्रोटीन के खिलाफ इम्यूनिटी कर सके। इन्फेक्शन नहीं होती लेकिन उसकी एंटीजेनेसिटी होती है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। एंटीबॉडी न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी भी होती हैं जो ज़्यादा कारआमद होते हैं किसी वायरस को गैर मुअस्सर करने में। लेकिन आजकल जो ज़्यादा टेस्ट किए जाते हैं वो बाइंडिंग एंटीबॉडी किया जाता है, इसलिए टेस्ट न्यूट्रलाइजिंग एंटीबॉडी का किया जाना चाहिए। अब ये देखा गया, चाइना में रिसेंट स्टडी आई है जो खुशखबरी में सुनाना चाहता हूँ। जिन लोगों ने साइनोवैक वैक्सीन लगाई हुई है और उसकी 2 डोजें लगाई हुई हैं, उनको उन्होंने तीसरी डोज देखा गया कि उनके 6 महीने के बाद वैक्सीन के यानी 6 माह के बाद साइनोवैक के 2 डोजेस के 6 माह के बाद चाइना में जो स्टडी की गई उसमें देखा गया कि उनकी एंटीबॉडी लेवल कम हो गया।
اور جب اینٹی باڈی لیول کم ہو گیا تو انہوں نے خطرہ محسوس کیا کہ یہ ڈیلٹا وائرس کے خلاف بچاؤ میں ان کے اندر امیونٹی کم ہوگی یا قوت مدافعت کم ہوگی، اس لیے انہوں نے ایک بوسٹر ڈوز دی۔ جب بوسٹر ڈوز دی، دیکھا گیا وہ بوسٹر ڈوز لگانے کے 4 ہفتوں کے بعد دیکھا گیا کہ ان کے اندر جو نیوٹرلائزنگ اینٹی باڈی تھی وہ پہلی 2 ڈوزیں لگوانے کے بعد 2.5 گنا زیادہ تھی۔ تو اس لیے بوسٹر ڈوز کا لگوانا اب انتہائی ضروری ہو گیا۔ بہت ساری ویکسین ہیں، جیسے ہم نے ہیپاٹائٹس بی تھا، اس کی بھی 3 ڈوزیں تھیں، اور پھر جب 5 سال کے بعد دیکھا گیا کہ اگر اینٹی باڈی کا لیول کم ہوتا تو بوسٹر ڈوز لگا دینے کے لیے کہا جاتا تھا۔ اس طرح پولیو کے بھی ہم نے کئی دفعہ قطرے خود بھی پیے، بچوں کو بھی پلائے۔ تو ویکسین کو مختلف بوسٹر ڈوز دیا جاتا ہے تو اس کی وہ جو ہے اس کی امیونٹی پیدا کرنے کی صلاحیت بڑھتی رہتی ہے۔ اب بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کہ بوسٹر ڈوز آ گئی، تیسری ڈوز آ گئی تھی، کون سی ڈوز لگوائیں؟ جی موڈرنا لگائیں، فائزر لگوائیں۔ بے شک موڈرنا اور فائزر کی ایک اپنی افادیت ہے، اگر میسر ہے تو ضرور لگائیں، لیکن اگر سائنو ویک کی اگر بوسٹر ڈوز لگی ہے تو انتہائی کارآمد ہے۔ تو تمام دوستوں کو میرا مشورہ ہے کہ وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں، اور اس آنے والے جو مختلف وائرس ہیں، کوئی یہ جو نیا وائرس آیا یا آپ کا یہ نیو ویریئنٹ ہے، یہ کوئی آخری وائرس نہیں ہے۔ جب وائرس کی وبا آتی ہے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہوتی ہے، اور وائرس اسپائنش فلو آیا تو وہ بھی 2-3 سال لے گیا، اس طرح ڈینگی آیا تو وہ ابھی بھی کہیں نہ کہیں وہ سر اٹھا رہا ہے۔ تو اپنے SOPs کو جاری رکھیں، اپنی قوت مدافعت کو بہتر رکھیں، اپنی ویکسین کو لگوائیں، اور جن لوگوں کو 6 ماہ گزر گئے ہیں وہ بوسٹر ڈوز لگوائیں۔ پاکستان میں سائنو ویک کی بوسٹر ڈوز لگانے سے آپ یوں سمجھیں کہ آپ محفوظ ہو رہے ہیں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے اور پوری دنیا کو اس وبا سے نجات دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔